हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल एक ही वीडियो में। ये दो चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है केवीपीवाई एसए के लिए, और इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मेजरली इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं। और इनमें जो ट्रेंड्स दिए रहते हैं वो याद रखना काफी जरूरी है। जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के किसी भी मतलब nth पीरियड में जो ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलते हैं वो है ns, np, n-1d और n-2f। इनकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिख सकते हैं। बस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे उन्हें चेंज कर देना है और आपको मिल जाएगा जो भी वहां का nth पीरियड के किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद है पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स में सबसे पहला आता है वेलेंसी। जैसा हम लोग जानते हैं कि वेलेंसी फर्स्ट ग्रुप में 1 होती है, सेकेंड ग्रुप में 2 होती है, बढ़ते बढ़ते 4 तक जाती है, फिर कम होते होते वो नोबल गैसेस में 0 हो जाती है। तो बस आपको यही याद रखना है कि यहां पर हम साइन नहीं देखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं 1 2 3 4 और फिर वहां से 3 2 1 0 तक आते आते पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज करती है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड में। तो इसके साथ ही जब हम लोग नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में तो वहां पर वैलेंसी सेम होती है, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का जो वैलेंसी होता है वो सेम आता है, जैसा हम लोग जानते भी हैं। उसके बाद है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं एक ग्रुप के बाद एक ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे आने लगते हैं तो वहां पर शेल्स बढ़ने के कारण ही अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं, और ये शेल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है मेन जो न्यूक्लियस है उससे, और इसी से जो साइज होता है एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जा रहा है। मतलब न्यूक्लियर का जो चार्ज नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पर लगता है वो थोड़ा कम होता है, जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन वो भी कम होने लगता है जब हम लोग इधर से मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो वो जो शील्डिंग होती है पिछले इलेक्ट्रॉन्स की वो कम हो जाती है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा फोर्स लगता है और वो अंदर की तरफ आने लगते हैं किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में। तो इसके कारण वहां पर एटॉमिक रेडियाई कम होने लगती है। लेकिन इस ट्रेंड के मेजर एक्सेप्शंस हैं, आपको ये सभी एक्सेप्शंस याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला है कि 13th ग्रुप में, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि ग्रुप में नीचे जाते वक्त एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, लेकिन गैलियम की एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से कम होती है। इसके साथ ही डी ब्लॉक में जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि आगे जाते वक्त डिक्रीज होता है ऑर्डर, लेकिन ये डिक्रीज डी ब्लॉक में कुछ ही दूर तक देखा जाता है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल में सेम होती है एटॉमिक रेडियाई, और फिर कॉपर और जिंक में तो ये एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। इसका भी रीजन वही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग के कारण ही ये जो गैलियम और एल्यूमिनियम वाला ऑर्डर आ रहा था वो हो रहा था। होता क्या है कि जब यहां पर मान लीजिए न्यूक्लियस है और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स लग रहा है वो कम हो जाता है, क्योंकि अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसे एक दीवार की तरह मान सकते हैं। इस दीवार की बीच में खड़े होने के कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता। होता क्या है कि जब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये शील्डिंग कम हो जाती है, जिसके कारण ये फोर्स बढ़ जाता है। हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि दीवार में अगर छेद कर दिया जाए तो फोर्स लगाना आसान हो जाएगा। वही चीज यहां पर देखने को मिलता है कि डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस दीवार में छेद हो जाता है, इसीलिए फोर्स आसानी से लग पाता है और ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिंचा जाता है और एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है। आगे हम लोग देखें नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है 17 ग्रुप के एलिमेंट से। ये वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण देखने को मिलता है। सिमिलरली आयोनिक रेडियाई ऑफ H-। देखिए होता क्या है, हमें पता है हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एटम है, इसमें एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन डालकर इसे देखिए जैसे एक प्रोटॉन होता है और यहां पर अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास डाल दें तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 2/1 आ जाता है। ये रेशियो बाकी कहीं भी नहीं देखा जाता। बाकी जगहों पर क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उसमें एक और जोड़ दीजिएगा तो 19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो 18 ही रहा, मतलब वो रेशियो 1 के आसपास ही रहता है।
हाइड्राइड आयन में होता क्या है कि ये रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये 2:1 हो जाता है। इसके कारण इस आयन की साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये फ्लोराइड और क्लोराइड आयन से भी बड़ा हो जाता है। अगला हमें देखने को मिलता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में। यहाँ पर भी वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एफ ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उनकी शील्डिंग काफ़ी कमज़ोर होती है। इसके कारण आप अगर पीरियोडिक टेबल खोल के देखेंगे तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स को अलग कर दिया जाता है। उसके पहले जो लैंथेनम है वो ऊपर ही रहता है। उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स आए हैं उनमें एफ ऑर्बिटल में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत खराब होती है, जिसके कारण उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें साइज कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था दीवार में और भी छेद अगर कर दिया जाए तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ जाएंगे, मतलब एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी। यही चीज़ पूरे F5D में देखने को मिलती है F इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और इसी के कारण जो 5D की रेडियस होती है वो 4D के बराबर हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर यट्रियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है लैंथेनम के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैंथेनम में F इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। आप एक बार उसे ध्यान से देखिएगा पीरियोडिक टेबल को तो आपको दिखेगा कि लैंथेनम में F इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लैंथेनम के बाद जो आते हैं एलिमेंट्स उनमें F इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी की तरफ। तो इसमें डिफरेंस क्या है एनर्जी और इंथैल्पी में? आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा 0 केल्विन पर देखी जाती है, जिसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, उस पर आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जाती है। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम किसी भी टेम्परेचर पर देख सकते हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आप थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो बहुत ज़रूरी नहीं होता है। अब बस अभी जानकर रख लें कि आयोनाइजेशन एनर्जी 0 केल्विन पर मेजर की जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी हम जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ती है और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो कम होती है। इसके कारण कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। जैसा आप जानते हैं लेफ्ट से राइट जाने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसके कारण इसका जो कारण है वो यही है कि जब हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो हमें जितनी एनर्जी लग रही है उसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यही चीज आप यहां देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का गैलियम के बराबर होता है। इसमें कुछ मेजर एक्सेप्शंस हैं कि एल्यूमिनियम का गैलियम के बराबर होता है। ऊपर जो हमने रीजन दिया था पुअर शील्डिंग वाला वही होता है इसका कारण। इंडियम का थैलियम से कम होता है और टिन का लेड से कम होता है। ये दोनों एंड में आते हैं। आप देखेंगे अगर पीरियोडिक टेबल को तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इंडियम का थैलियम से कम और टिन का लेड से कम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड ग्रुप का 13th ग्रुप के मुकाबले ज्यादा होता है। आप इनका रीजन आसानी से देख सकते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल एक बार खोलिएगा, आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए असल में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो आपको दिखेगा कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो वहां पर जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। होता क्या है 1s2 या फिर ns2 में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फेयरली स्टेबल माना जाता है। अगर इससे हम ns1 में कन्वर्ट कर दें तो ये फील्ड ऑर्बिटल तो हट गया। इसके कारण क्या होता है कि स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। वहीं जो 13th ग्रुप में है वो देखिए ns2 np1, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि 13th ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू द सेकेंड ग्रुप। सेम चीज हम लोग देखें 15th और 16th ग्रुप के भी केस में होता है। 15th ग्रुप जैसा आप लोग जानते हैं ns2 np3 रखता है। यहां काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और यहां से अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो वो np2 हो जाएगा, जो कि स्टेबल नहीं है क्योंकि ये हाफ फिल्ड नहीं है। वैसे ही 16th ग्रुप में ns2 np4 होता है। यहां से अगर निकालेंगे तो np3 बनेगा, ये हाफ फिल्ड है। और हम लोग जानते हैं, हमने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मच स्टेबल एज कंपेयर टू जनरल ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स में स्पेशल स्टेबिलिटी आ जाती है। इसका कारण आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था और यही कारण होता है कि ये एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऐसे ही बदनाम है कि काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन सभी एक्सेप्शंस के कुछ रीज़न होते हैं और उन रीजंस को समझने के लिए आपको फर्दर स्टडीज थोड़ी करनी होती है। अगर आप उन्हें ढंग से समझने की कोशिश करें तो आसान ही है, आप उसे आसानी से समझ भी सकते हैं। आगे हम लोग देखें कि यहाँ
आयनाइजेशन एंथैल्पी जो 1 होती है वो 3D की ऑलमोस्ट इक्वल टू 4D होती है और 4D की कम होती है 5D के मुकाबले। इसका भी एक्सेप्शन सेम स्कैंडियम, यत्रियम और लैंथेनम होता है, जैसा हमने ऊपर देखा था। सेम रीजंस यहां पर भी अप्लाई होते हैं f इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण। अगला हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर भी दो अलग अलग टर्म्स हैं। हमें डिफरेंस समझना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा हम लोग जानते हैं जब हम किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देंगे तब वहां पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पर जो मेजर एक्सेप्शंस आते हैं उनमें सबसे पहला है सेकेंड ग्रुप पी ब्लॉक का जो है उसकी कम होती है थर्ड ग्रुप के मुकाबले। ये आप देखिए कि आप इसका भी रीजन आप देख सकते हैं कि सेकेंड ग्रुप में जो एटम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसके कारण अच्छी खासी शील्डिंग मिल जाती है, अच्छी खासी फोर्स लगी रहती है इन इलेक्ट्रॉन्स पर। और छोटे होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है या फिर आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो जब हम लोग इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो होता क्या है कि एक डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल कर रहा होता है, और नो डाउट न्यूक्लियस इसे थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसको रिपेल ज्यादा करता है, वो नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके बैठे। इसी के कारण यहां पर हम देख सकते हैं कि थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। ये चीज आप यहां देख सकते हैं Np, OS, FCl। ये खासा याद रखने की जरूरत है क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बट इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नॉट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, और आपको ये याद रखना है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जगहों पर आ चुका है और इसीलिए ये एक्सेप्शंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्कली मेटल्स की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एज कंपेयर टू एल्कलाइड अर्थ मेटल्स। सिमिलर यहाँ पे रीजन है कि NS1 होता है एल्कली मेटल्स का, जैसा हम लोग जानते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का NS2 होता है। जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये NS1 से NS2 हो जाएगा, जबकि ये NS2 से NS2 NP1 हो जाएगा। यहाँ पर जो इसको स्टेबिलिटी मिल रही थी एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल के कारण वो लूज हो गई, जबकि ये स्टेबल हो गया क्योंकि इसे मिल गया एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल। तो इसी कारण से जो फर्स्ट ग्रुप की होती है, मतलब एल्कली मेटल्स की जो होती है, वो ज्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटीन और लेड के मुकाबले, होता स्टीबियम के मुकाबले। होता क्या है कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटीन और स्टीबियम में जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल था Np3 जो था वो लूज हो जा रहा है क्योंकि इसे Np4 बनाना पड़ रहा है, जबकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन में Np2 से Np3 बनाना पड़ रहा है। तो यहां पर आप देखें कि एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आने के कारण स्टेबिलिटी आ जा रही है, जबकि यहां पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हटने के कारण स्टेबिलिटी लूज हो जा रही है। इसी के कारण क्या होता है कि ये एक्सेप्शन अराइज होता है जहां पर जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है 15 ग्रुप के मुकाबले। आगे हम लोग देखें कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में देखने को मिलती है, तो इनर्ट गैसेस में। आपको पता है इनर्ट गैसेस काफी स्टेबल होते हैं एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल के कारण। इसी इनर्ट गैस में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं तो वो नहीं एक्सेप्ट करता। बाकी केसेस में क्या होता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, पॉजिटिव एंथैल्पी का मतलब एनर्जी दी जा रही है, नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब एनर्जी निकल रही है। तो यही चीज है यहाँ पर कि ज्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और वहां स्टेबिलिटी आने के कारण थोड़ी एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हमें ऊपर से एनर्जी डालना पड़ता है इलेक्ट्रॉन अगर हमें ऐड करना है तो। उसी का एक एग्जांपल है इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए जब हम लोग इनमें इलेक्ट्रॉन्स डालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर स्टेबिलिटी लूज होने के कारण हमें और एनर्जी डालनी पड़ती है।
सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसा मैंने आपको बताया, इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होती है वो काफ़ी डेंस होती है, और सिमिलरली इनमें NS2 से हटकर NS2 NP1 हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर भी हमें एनर्जी ऊपर से डालनी पड़ती है। सिमिलरली नाइट्रोजन, ये 15th ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर एनर्जी डालनी पड़ती है, मतलब यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा मैंने आपको बताया, एक पीरियड लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज करती है और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी सिमिलर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से, और यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, एलिमेंट है, और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फिर कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, और फिर बोरॉन और सिलिकॉन। ये ऑर्डर आप याद रख ही लें तो बेहतर है। इसके साथ ही आप ये भी याद रख लें कि किस एलिमेंट की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको बॉन्डिंग में थोड़ा हेल्प करेगा। बॉन्डिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाने बिना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप इसे अगर जितना जल्दी याद कर सके वो बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दें तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखती है, और अगर %S कैरेक्टर भी बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं कुछ एसिड्स, या फिर बेसिसिटी कम हो जाती है कुछ एसिड्स की। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे, आप जब पढ़ेंगे इन एसिड्स के बारे में तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और उसके कारण कई सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बाई साइज के। स्मॉलर आयंस में देखा जाता है कि ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी ज़्यादातर केसेस में। इसी के कारण LiX, NaX, KX, RBX और CSX नाम के अगर आपको कंपाउंड्स दे दिए जाएं तो उसमें आप डायरेक्टली कंपैरिजन करिएगा कि जो छोटा है उसी की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली MF, MCl, MBr, Mi, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्योंकि फ्लोराइड आयन सबसे छोटा होगा, इसीलिए इसकी भी सबसे ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी। आगे हम लोग देखें हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी भी सिमिलर है, इसमें भी चार्ज बाई एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। ये भी सबसे छोटे वाले की ही सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जब हम लोग किसी आयन को पानी में डालते हैं तो ये सराउंड हो जाता है। जैसा हम जानते हैं कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है इसका वो पास आ जाता है और इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। इसी स्टेबिलिटी के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इसके साथ ही एक दूसरी चीज़ आती है आयोनिक मोबिलिटी। जब हम लोग किसी आयन को पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो कितना मोबाइल है, मतलब वो कितनी आसानी से जा सकता है, इधर उधर घूम सकता है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में भी काम आती हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसा हमने देखा था कि किसी आयन पर अगर बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाएं आकर तो फिर ये कैसे मूव करेगा, ये तो काफ़ी भारी हो गया, मतलब इसका बल्क मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसको मूव करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। और इसीलिए जो छोटे आयन्स होते हैं जिनमें हाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा था उनकी आयोनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपको आगे के प्रॉपर्टीज़ को भी समझने में हेल्प करेगा। अगला हम लोग आते हैं बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में आप जानते हैं सबसे बेसिक थ्योरी है ल्यूइस थ्योरी। ये बोलती है कि कंप्लीट ऑक्टेट करना चाहता है हर एलिमेंट, और इसीलिए आयंस की भी फॉर्मेशन होती है, इसीलिए आयोनिक बॉन्ड्स भी फॉर्म होते हैं, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड्स भी फॉर्म होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ल्यूइस थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है, वैसे ये फॉर्मूला आपको बहुत काम का नहीं है, आप देख कर ही बता सकते हैं कि इसकी फॉर्मल चार्ज क्या है अगर आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो। उसके बाद है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक इफेक्ट है जिसके कारण जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड्स असल में स्ट्रेट लाइंस की तरह नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड होते हैं। इन्हीं क्लाउड्स के डिस्प्लेसमेंट होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भागते रहते हैं एक से दूसरे बॉन्ड में। इसी के कारण क्या होता है कि हमें दिखता तो है कि SO4 2- का स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन ये होता क्या है कि S के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं और इनमें कभी ऐसा तो कभी ऐसा तो कभी ऐसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रॉन होता है और इस तरह से बॉन्ड्स बनती हैं। यही स्ट्रक्चर एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है
4 2 माइनस का, लेकिन हम इसे पेपर पर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते हैं इसके इस तरह के। इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, मतलब कितनी बॉन्ड बनी है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, ये समझने के लिए हम बस इसके दो, इसका एक और इसका एक, चारों को ऐड करें, और क्योंकि ये 4 जगह बने हैं तो इसे डिवाइडेड बाई 4 कर दें तो हमें 1.5 मिल जाता है। इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं जब भी रेजोनेंस हो रहा हो तब। उसके बाद है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनता है। जैसे हम लोग NaCl जैसे कंपाउंड्स को जानते हैं, इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंटर होता है, एक नेगेटिव सेंटर होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा भी है कि बनते हैं दो चार्जेस के बीच में, और क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए ये बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड होती है नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन। आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में कि जितना भी ज्यादा डेल्टा एच होगा नेगेटिव की तरफ, उतनी ही स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब किसी सिस्टम से जितनी ज्यादा एनर्जी निकाल दी जाए वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि इसका नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन से हम इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा उसमें एक थर्मोकेमिस्ट्री नाम का टॉपिक आता है, उसमें हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन फाइंड करना होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स में ये चीज होती है। उसके साथ ही आयोनिक कैरेक्टर भी उसी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर नेगेटिव होता है डेल्टा एच एफ तो उसके लिए डेल्टा एच आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होनी चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होती है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है बहुत सारे केसेस में, ज्यादातर केसेस में। तो पॉजिटिव वैल्यू को कम कर दें और नेगेटिव वैल्यू को अगर बढ़ा दें तो हमें ज्यादा नेगेटिव मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ ही लैटिस एंथैल्पी भी हाई होनी चाहिए। लैटिस क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। लैटिस कुछ नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। हम ऐसे अगर रिप्रेजेंट कर दें NaCl के स्ट्रक्चर को तो इसे ही हम लैटिस कहते हैं। मान लीजिए इस तरह से हमें क्यूब बनाकर बोल दें कि एक में Na है, एक में Cl है, फिर एक में Na है, एक में Cl है, तो इसे लैटिस कहते हैं। और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त जितनी एनर्जी निकल रही है उसे ही लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, और ये भी हाई होना चाहिए क्योंकि ये भी नेगेटिव होता है। उसके बाद साइज ऑफ कटायन बढ़ा दें, साइज ऑफ अनायन घटा दें और चार्ज ऑन कटायन और अनायन बढ़ा दें तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है। हम जानते हैं कि कटायन से इलेक्ट्रॉन निकलने होते हैं, इसीलिए उसकी साइज को जितना बड़ा कर देंगे उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो सीजियम होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। इसके साथ ही फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी होती है। इसी कारण से जो सबसे आयोनिक कंपाउंड है, सबसे आयोनिक हम कहें कि कंपाउंड जो बनता है वो है CSF, सीजियम फ्लोराइड। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लैटिस एंथैल्पी के ही प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए जिसके बीच में बॉन्ड्स हैं तो हमें इनके बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे इन्हें मेल्ट करने के लिए, या फिर और आगे इन्हें गैस बनाने के लिए हमें ये बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और उतनी ही ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगला है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है कि आइडियल फॉर्म में हमें ऐसा होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस और बीच में दोनों के बॉन्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इससे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो है पर नेगेटिव चार्ज के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच लेता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर शेयरिंग शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। हम लोग को पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गोल चक्कर में नहीं घूम रहे होते। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड बनाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। उसी क्लाउड को अगर अट्रैक्ट कर ले पॉजिटिव चार्ज तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन कर सकता है। इसे ही पोलराइजेशन कहते हैं क्योंकि यहां पर पोलराइज कर लिया अपनी तरफ, और इसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। इसके लिए साइज ऑफ कटायन छोटा होना चाहिए, साइज ऑफ अनायन बड़ा होना चाहिए। देखिए आयन का क्लाउड, अनायन का क्लाउड जितना बड़ा होगा और कटायन जितना छोटा होगा, ये इस क्लाउड को उतनी ही आसानी से खींच पाएगा। इसीलिए यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उल्टे होते हैं इनके।
ऊपर हमने आयोनिक कैरेक्टर का देखा था, उसके अगर उल्टा कर दिया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स को तो हमें ये मिल जाता है। इसके साथ ही चार्ज भी बढ़ना चाहिए। ये देखा गया है कि चार्ज बढ़ाने से ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। हमने ऊपर देखा था कि आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर की बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर भी कंपेयर करने के लिए दिया जा सकता है। आगे हम लोग देखें सूडो नोबल गैसेस, सूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले ज़्यादा पोलराइजेशन करता है। होता क्या है कि डी ब्लॉक में जब हम D10 अचीव कर लेता है कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी आयन, जैसे Cu+, ये D10 अचीव कर लेता है, तो इससे जो पोलराइजेशन होती है वो Na+, जो कि ओरिजिनल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट और शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसके मुकाबले ये D10 वाला ज़्यादा पोलराइजेशन कर पाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के अगर कोई कंपाउंड दे दिया जाए और उसके सामने अगर P या S ब्लॉक का कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो डी ब्लॉक वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। अगला है पोलराइजिंग पावर। डी ब्लॉक में कैसे होती है, तो D1 से D9 तक बढ़ती है और फिर D9 का D10 के मुकाबले ज़्यादा होता है। D10 में क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ जाती है अलग, इसीलिए D10 में जो खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो भी कम हो जाती है और इसीलिए इसमें उतना ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलता। इसमें एक एक्सेप्शन है, Be2+ का Al3+ के मुकाबले ज़्यादा होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ जाता है, लेकिन Be2+ में क्या देखा जाता है कि इसकी पोलराइजेशन टेंडेंसी Al3+ के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पर वो साइज वाला फैक्टर काम में आता है और यहाँ पर चार्ज बाई साइज के रेशियो के मुकाबले ये फैक्टर देखने को मिलता है, ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक्सेप्शंस के रीजंस होते हैं, अगर आप रीजंस को समझते हैं तो आपको एक्सेप्शंस पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 3D, 4D और 5D में। जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो पोलराइजेशन पावर बढ़ जाती है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव के बारे में हमने ऊपर बात की थी, ये वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो कि लगता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर। इसके बाद है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी अनायंस में देखी जाती है। ऊपर कटायंस में हमने देखा था पोलराइजिंग पावर, कितने अच्छे तरीके से वो अनायन को पोलराइज कर सकता है। अनायंस में देखा जाता है पोलराइजेबिलिटी, मतलब कितने अच्छे तरीके से वो पोलराइज हो सकता है। यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज की और चार्ज की। जैसे हमने ऊपर देखा भी कि अनायंस की अगर साइज बड़ी हो जाए या अनायंस पर अगर चार्ज बड़ा हो जाए तो उसके कारण पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हमें देखने को मिलता है इस ऑर्डर में, सबसे ज्यादा P3-, फिर S2-, O2- का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है I- से, क्योंकि यहाँ चार्ज और साइज दोनों को देखना है। उसका Br-, फिर Cl- और सबसे कम F- में। F- सबसे छोटा आयन होता है जैसा हम लोग जानते हैं और इसी के वजह से इसकी जो आयोनिक कैरेक्टर होती है वो सबसे ज्यादा होती है और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होती है। आगे हम लोग देखें कि मोनो एटॉमिक का ज्यादा होता है पॉली एटॉमिक के मुकाबले, मतलब अगर O2- कहीं दिया हुआ है और उसके सामने CO3-, PO4-, SO2- जैसे अगर सामने उसके आयंस दिए हुए होते हैं तो हर बार O2- का ज्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी। अगला हम लोग बढ़ते हैं VSEPR की तरफ। VSEPR की जो थ्योरी है वो हमें समझने में हेल्प करती है कि किस तरह से एक कंपाउंड में अलग अलग एटम्स सिचुएटेड होते हैं, अलग अलग एटम्स किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं उस कंपाउंड का। VSEPR थ्योरी मेनली एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है कि जितना कम इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा उतना ही बेहतर। जैसा हम लोग जानते हैं लाइट चार्जेस रिपेल करना पसंद करती हैं और इसीलिए उनके बीच की रिपल्शन को कम करने के लिए जिस भी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाए ये उतना ही बेटर रिजल्ट देता है और उसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि माना जाता है कि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन उससे भी कम होती है। सबसे कम बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, उससे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर और सबसे ज्यादा लोन पेयर की रिपल्शन। इन्हीं रिपल्शंस को कम करने के लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसे लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसे ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, इसे टेट्रागोनल बोलते हैं। आपने ये सारे शेप्स मैथ्स में पढ़े हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर्स को। अगर हमें दो
साथ वाले एटम्स दे दिए जाएं एक सेंट्रल एटम के साथ, तो ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अगर 3 सपोर्टिंग एटम्स दे दिए जाएं तो हमें ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर, वैसे ही 4 के केस में टेट्रागोनल। ये टेट्रागोनल एटम्स के बीच में एंगल होता है 109 डिग्री। ऐसे ही आगे अगर हम लोग बढ़े तो 5 में इस तरह का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। होता क्या है कि हम लोग इस तरह से इसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल है और इसके ऊपर और नीचे 2 पिरामिड्स बनाए गए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यही है ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सिमिलर, ऐसे अगर एक स्क्वायर बना दें और इसके ऊपर नीचे इस तरह से अगर हम लोग खींच दें लाइंस, तो इससे जो शेप बनता है उसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। सिमिलरली पेंटागोनल बाई पिरामिडल भी वैसा ही है। अगर आप एक पेंटागन बना दें और उसके ऊपर और नीचे एक एक पिरामिड डाल दें तो उसे पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। यहां पर एक रूल है, बेंट्स रूल। ये याद रखना काफी जरूरी है। अगर लोन पेयर होता है तो वो %s कैरेक्टर को बढ़ा देता है, और अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो %s कैरेक्टर को कम कर देता है। इसी से जो पोजीशन होते हैं, जिन पोजीशंस को वो ऑक्यूपाई करेंगे, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं VSEPR थ्योरी में। अगर sp3 और sp3d3 हो तो यहां पर लोन पेयर्स नीचे की तरफ, मतलब sp3d में ये जो प्लेन में होते हैं इनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है लोन पेयर, और यहां पर पेंटागोनल बाई पिरामिडल में कोशिश करता है कि जो प्लेन के बाहर ऊपर और नीचे हो वहां पर लोन पेयर जाकर अपने सिचुएटेड हो। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो sp3d2 में ऊपर और नीचे, और sp3d3 में वो प्लेन वाले पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। ये चीज आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाएगा अगर हम उन्हें इस ज्योमेट्री में डालने की कोशिश करें, और अगर लोन पेयर को डालने की कोशिश करें तो वो कहां जाएगा। ये आपको आगे डायरेक्टली क्वेश्चंस देने में पूछ सकता है कि अगर हमें इस तरह के कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो वहां पर किस तरह से हम लोग करेंगे और उनके अरेंजमेंट को। उसके बाद है कि XEF6 में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि आपको जनरली उम्मीद, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह का पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या होता है कि लोन पेयर यहां से निकलकर इधर उधर स्प्रेड कर जाता है, जिसके कारण ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बना देता है। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनने के कारण एक ऑक्टाहेड्रॉन बन जाता है और लोन पेयर सिचुएटेड होता है अलग अलग जगहों पर। मतलब ये पूरा ऑक्टाहेड्रल नहीं है, लोन पेयर का क्लाउड इधर उधर छितराए हुए हैं, अलग अलग जगहों पर स्प्रेड है। उसके बाद है NH3 ज्यादा पोलर है NF3 के मुकाबले। होता क्या है कि NH3 में लोन पेयर जिस तरफ खींच रहा होता है उसी तरफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी खींच रही होती है। मतलब दोनों की पोलराइजिंग जो हो रही है टेंडेंसी वो सिमिलर डायरेक्शन में है। जबकि NF3 में देखा जाता है कि लोन पेयर तो ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन जो फ्लोराइड के बॉन्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो NH3 में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू NF3। इसी के साथ VBT खत्म हुआ, अगला हम लोग बढ़ते हैं VSEPR खत्म हुआ, अगला हम लोग बढ़ते हैं VBT की तरफ। VBT में क्या है कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कंसिडर करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ऊपर हमने देखा कि लुइस कंसिडर कर रहे थे एक कंप्लीट ऑक्टेट, उसके बाद VSEPR कंसिडर कर रहा था लाइंस, ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन। VBT कंसिडर करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि देखा गया कि अगर sp3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, मतलब एक s और 3 p बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो होना क्या चाहिए था, तीनों p 90 डिग्रीज पर होने चाहिए थे, s उनसे अलग होना चाहिए था। लेकिन जब नेट बनता है तब देखा गया कि एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है जिसके बीच की एंगल 109 डिग्री में है। तो ये प्रूव करने के लिए या फिर इसे समझने के लिए क्या किया गया, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। माना गया कि जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं और जो एक s ऑर्बिटल है वो मिलकर एक सिंगल ऑर्बिटल के 4 तरीके के बना रहे हैं। वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि एक दूसरे से इक्वल एंगल्स पर सिचुएटेड होते हैं। वो दिखने में और फंक्शनिंग में सिमिलर होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। इसी पर बेस्ड ये VBT की थ्योरी बनाई गई। आपको सबसे पहले समझना है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाए सिस्टम से वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यही VBT का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसमें ओवरलैपिंग, अगर एक लोब की ओवरलैपिंग होती है तो वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है।
दो दो लोब की ओवरलैपिंग होती है तो वहां पाई बॉन्ड बनता है, और अगर चार चार लोब की ओवरलैपिंग होती है तो वहां डेल्टा बॉन्ड बनता है। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसे एक बार देखें। अगर इस तरह से दो बार बना दिया जाए और उन दोनों को जोड़ दिया जाए, उनके चारों लोब्स को, मतलब ये यहां पर अगर आप देखें तो 1 2 3 और 4 लोब्स हैं, अगर इन चारों लोब्स को एक एक बार जोड़ दिया जाए तो इससे जो बनता है बॉन्ड उसे डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। डेल्टा बॉन्ड में ओवरलैपिंग चारों ऑर्बिटल्स की होती है, और उसी से हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ हम लोग अगर कंपेयर करें तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से, मतलब अगर साइज बढ़ गया तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो पीपी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है पीएस बॉन्ड से, और पीएस बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है एसएस बॉन्ड से। सिमिलरली डी पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है डी पाई पी पाई से, और वो ज्यादा स्ट्रांग होती है पी पाई से। आपको ये ऑर्डर्स याद रखने हैं, इनके जो रीजंस हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन्हें हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, मैं उसके लिए अलग से एक छोटा सा सेशन ले लूंगा। उसके साथ ही डेल्टा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है पाई बॉन्ड से, ये एक्सपेरिमेंटली लाया गया है। होता क्या है कि हम देखें हैं कि डेल्टा बॉन्ड में 4 लोब्स होते हैं, मतलब 4 लोब्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, और पाई बॉन्ड में 2 ही लोब्स ओवरलैप करते हैं, तो इसके कारण डेल्टा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है, ये माना जाता है इसका रीजन। उसके बाद है ड्रेगोज रूल। ड्रेगोज रूल कहता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में थर्ड पीरियड से नीचे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती जब जब सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होती है। ये रूल आपको याद रखना है क्योंकि इससे कई सारे एक्सेप्शंस अराइज हो जाते हैं। pH3 जैसे कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो ये एक्सेप्शंस भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे जब बॉन्ड एंगल कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें अप्लाई करनी होंगी। इसके साथ ही NH2 को अगर हम लोग बेंजीन से जोड़ते हैं तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस हो रहा होता है और यहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता लोन पेयर का। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस तभी होता है जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं, लोन पेयर सेपरेट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। अगला हम लोग देखते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की कंपैरिजन। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला लेंथ कैसे कंपेयर करें। अगर अलग अलग पीरियड में है तो जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है, वैसे ही बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाता है तो। अगर सेम पीरियड में है तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है। वहां पर हम लोग लगाते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो जितना ज्यादा हुआ बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम होगी बॉन्ड लेंथ। हमको पता है कि अगर 2 एटम्स मान लीजिए ऐसे हैं और ऐसे हैं तो यहां पर ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा दोनों के बीच में, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, और इसके कारण क्या होता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है और ये दोनों एटम ज्यादा पास आ जाते हैं। यही चीज हमें यहां अप्लाई करना है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है अगर सेम पीरियड में हो दो ग्रुप्स, या फिर दो जो कंपैरिजन हम जिनके बीच कर रहे हैं वो। अगर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है तब हमें एटम्स को देखना होता है। अगर एटम्स डिफरेंट हैं तो साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। अगर एटम्स भी सेम है तो अब हमें देखना होता है %s कैरेक्टर। ऊपर मैंने आपको %s कैरेक्टर के बारे में बताया था। लोन पेयर %s कैरेक्टर बढ़ा देता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम %s कैरेक्टर कम कर देता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज यहां पर अप्लाई होगी। उसके बाद है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल के लिए सबसे पहला स्टेप आप करिए कि पॉसिबल बॉन्ड एंगल्स लिख लीजिए जो भी आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर्स के कंपैरिजन में हमें करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम होकर अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो बॉन्ड एंगल सेम होंगे। मतलब अगर C के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हों या फिर C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हों तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल सेम है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो कितने नंबर्स में, अगर डिफरेंट नंबर में लोन पेयर प्रेजेंट है तो अगर लोन पेयर का नंबर बढ़ा दिया जाए तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। कैसे? आप ऐसे देखिए, अगर कार्बन है यहां पर एक लोन पेयर, या फिर कोई भी, अगर यहां पर हम X मान लेते हैं इसको, इसके ऊपर अगर लोन पेयर आ गया तो इसके साथ जो चीजें जुड़ी हैं उनके बीच में एंगल कम हो जाएगा। VSEPR में हमने पढ़ा था कि इसका मेजर पर्पस है रिपल्शन कम करना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो अगर लोन पेयर है और यहां पर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ये रिपल्शन हमें कम करना है। ये रिपल्शन कम करने के लिए क्या होता है, ये दोनों के बीच का एंगल कम हो जाता है। बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन कम होता ही है जैसा हमें पता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
स्टेबिलिटी बढ़ने का कारण क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर लोन पेयर भी सेम नंबर में है तब हमें सेंट्रल एटम को चेक करना होता है। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है तो सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होने पे सराउंडिंग एटम के बीच की जो बॉन्ड एंगल होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लीजिए इतना छोटा है सेंट्रल एटम और इसके अराउंड एक लोन पेयर ऐसे है और यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर्स हैं, और दूसरे केस में इतना बड़ा है सेंट्रल एटम और इस पे एक लोन पेयर है, उसके बीच में दो बॉन्ड एंगल्स हैं, दो बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला रिपल्शन तो ऑलरेडी कम है। क्यों? क्योंकि ये साइज बड़ा हो गया। आपको समझना होगा ये किस तरह से आप इसे विजुअलाइज करके देखें कि अगर हम इतने छोटे पॉइंट के अबाउट दो चीजें डाल दें तो इनके बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर हम इतने बड़े पॉइंट के अराउंड दो ऐसे बॉन्ड्स जोड़ें तो ये हमें समझना होगा। और इसीलिए क्या होता है कि जब साइज छोटा होता है तो एंगल बढ़ जाता है, लेकिन अगर साइज बड़ा होता है तो एंगल छोटा होकर भी रिपल्शन उतना ही रहता है और स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ी रहती है। इसके बाद अगर सेंट्रल एटम का साइज कम हो तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जैसा हम लोग जानते हैं स्टेरिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। होता क्या है कि जितने पास होते हैं दो बॉन्ड या फिर दो बॉन्ड पेयर्स उतना ही ज्यादा रिपल्शन होता है और उनका साइज बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको मैंने बताया कि किस तरह से देखना है आपको। अगर सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तो फिर आपको फ्लोराइड वाले सराउंडिंग एटम्स को कम रखना है, उससे बड़ा हाइड्रोजन और उससे बड़ा क्लोरीन और ब्रोमीन। ये ऑर्डर भी आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि इससे भी आपको डायरेक्टली कंपैरिजन करना पड़ सकता है। आगे हम लोग बढ़े एनर्जी की तरफ। तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। होता क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ता है तो हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड्स बने हुए होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और उतना ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी होती क्या है? मान लीजिए दो एटम्स सेपरेटली रखे हुए हैं, इनके बीच में अगर बॉन्ड बनेगी तो इस बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बाहर उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मतलब जितना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बन रहा है उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। उसके बाद यहां पर एक एक्सेप्शन और आ जाता है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और साइज छोटा होने के कारण जो लोन पेयर्स हैं उनके बीच का रिपल्शन ज्यादा हो जाता है और इसके कारण अनस्टेबल हो जाता है कंपाउंड। यहां पर हमने बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल, और रिपल्शन बढ़ा दिया अगर हमने तो उसके कारण स्टेबिलिटी खत्म हो गई, और वो स्टेबिलिटी कम होने के कारण बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाती है। इसीलिए क्लोरीन क्लोरीन के बीच की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमीन आयोडीन, और फ्लोरीन की भी कम होती है क्लोरीन के मुकाबले। अगला हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग पर आते हैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं ऐसे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की थ्योरी थी उससे सिमिलर है। जैसा हमने वहां पर पढ़ा था कि एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स के फॉर्म में क्लाउड्स बनाकर रहते हैं, वही चीज यहाँ पर भी होता है कि मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स के रूप में फॉर्म होते हैं, और सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाकर यहाँ पर भी बनाया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने में क्या होता है कि O2 और F2 में ये ऑर्डर फॉलो करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब 1s में सबसे कम एनर्जी, फिर सिग्मा डैश 1s। होता क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पर दो एटम्स के ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि एक स्टेबल फॉर्म बनता है और एक अनस्टेबल। एक अनस्टेबल और एक स्टेबल। ये अनस्टेबल वाले को सिग्मा डैश बोलते हैं और स्टेबल वाले को सिग्मा बोलते हैं। स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई मतलब स्टेबिलिटी आ गई, और यहाँ पर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई मतलब अनस्टेबिलिटी आ गई। वही चीज यहाँ पर लिया गया है कि 1s सिग्मा की जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा डैश 1s। इसके और ऊपर चले जाए हम लोग तो उसी से ये कंपैरिजन करते करते हमें ये ऑर्डर मिलता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होने लगते हैं, जैसा हमने वहां पर कई सारे रूल्स पढ़े थे, पॉलीज रूल, हुन्स रूल, तो इन सारी चीजों के ही जैसा मिलता जुलता यहाँ पर रूल्स लगाए जाते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन्स को दो दो करके यहाँ फिल करते जाना है। पाई वाले में 4 फिल होगा, तो इस तरह से आप जब फिल करते जाएंगे तो आपको एक यहाँ पर भी
ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं ये मिल जाएगा। इसी को अप्लाई करके आप आसानी से किसी भी एटम का, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं इस तरह से। लेकिन N2, B2 और C2 में जो कि लाइट एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या देखा जाता है कि जो पाई के ऑर्बिटल्स हैं, मतलब पाई वाले ऑर्बिटल जो हैं बॉन्डिंग वाले, वो नीचे आ जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा। हमने पढ़ा था पहले कि सिग्मा ज़्यादा स्टेबल होता है पाई से, मतलब सिग्मा में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई। और यहाँ पर लेकिन देखने को मिलता है कि सिग्मा की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर छोटा साइज होता है और वहाँ पर कुछ इफेक्ट्स लग जाते हैं जिसे हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। उसके बाद है डाइपोल मोमेंट में जो एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस जैसा मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़रूरी है याद रखना। और डाइपोल मोमेंट में जो एक्सेप्शंस आते हैं उनमें सबसे पहला है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। यहाँ पर देखा क्या गया है, आप उम्मीद करेंगे इन्हें देखकर कि CHCl3 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। CCl4 तो हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर एक ही जैसे एटम्स चारों तरफ हैं तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। लेकिन CHCl3 में क्या होता है कि यहाँ पर भी जैसा NH3 और NF3 वाला इफेक्ट हमने लगाया था वैसे ही इफेक्ट्स लग जाते हैं और इसके कारण जो डाइपोल मोमेंट होती है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू CH3Cl। अगला हम लोग देखें कि CH3Cl का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH3CF। डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसे चार्ज इनटू डिस्टेंस कहा जाता है। हम जनरली चार्ज को कंसिडर करते हैं जब भी हम डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन करना चाहते हैं, लेकिन ये एक लौता केस है जहां पर डिस्टेंस वाला फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। यहां पर जैसा हमें पता है कि Cl और C के बीच में, मतलब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, और इसी के कारण ये CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3F। ये ज्यादा होता है CH3Br से और वो ज्यादा होता है CH3I से, जैसा हम नॉर्मल चार्ज के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस कंडीशन में फॉर्म होता है बस आपको ये पता होना चाहिए, जब भी H से जुड़े हुए हों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड काफी सिमिलर होता है नॉर्मल बॉन्ड से। ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, ये एटम्स के बीच का बॉन्ड नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी ज़्यादा फोर्स जब लगने लगती है तो इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा लेता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। हम लोग इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर डिस्कशन कर लेंगे, या फिर आप अगर एनसीईआरटी को इन थोड़ी अच्छे से पढ़िएगा तो आपको इनके ज़्यादातर के रीजंस मिल जाएंगे। आपको एक्सेप्शंस देखकर डरना नहीं है। इस चैप्टर में एक्सेप्शंस के कुछ कारण होते हैं और उन कारणों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू।